भारत, जहाँ पर लगभग 50% परिवार ऐसे हैं जो किसानी यानी कि फार्मिंग पर डिपेंड करते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये फार्मिंग से जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन आई, हर चीज़ पर अगर बात करें तो कॉरपोरेट का दबदबा देखने को मिला। लेकिन फार्मिंग सेक्टर में कॉरपोरेट उस तरीके से नहीं दिख रहा है। आखिर क्या है वजह? आज उस पर खास बातचीत करेंगे और इसी पर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है किसान नेता हरीश शरण देवगन जी। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका सर। सर, आज का जो टॉपिक है वो कॉरपोरेट को लेकर के है। अगर आप कॉरपोरेट की बात करें, एक एग्जांपल ले लेते हैं अडानी या अंबानी। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पर अडानी या फिर अंबानी अपने चीज़ों को नहीं बेच रहे हैं या उस चीज़ों को नहीं बना रहे हैं। लेकिन अगर फार्मिंग की बात करें तो मुझे लगता है कि इसमें ये जो इतने बड़े नाम हैं वो उभर कर सामने नहीं आ रहे हैं। आखिर रीज़न क्या है? अनटच्ड क्यों है इनसे ये? पहली बात तो मैं थोड़ी-सी आँकड़ों पे आपका ध्यान चाहता हूँ। आँकड़ों में थोड़ी करेक्शन चाहता हूँ कि ये 50% नहीं है। हमारे देश हमारी जो संख्या है 140 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, हुँ, हुँ। उसमें 78.5% प्रतिशत जो आवाम है, जो पब्लिक है, जो हमारी पॉपुलेशन है, वो फार्मिंग बेस्ड ही है। ओके, ऑलमोस्ट 80% के आसपास हम लोग फार्म डोमिनेटेड कंट्री हैं। ओके। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं कॉरपोरेट फार्मिंग की, तो ऐसा नहीं है कि कॉरपोरेट फार्मिंग में अदानीज़ या रिलायंसेस जैसी बड़ी कंपनीज़ या बड़े कॉरपोरेट्स ने इस तरफ नज़र नहीं डाली। उन लोगों ने इस तरफ नज़र डाली है। उन लोगों की प्रोडक्ट्स आए भी हैं, शायद रिलायंस फ्रेश के नाम पे या अदानीज़ फ्रेश ऐसे करके। अदानी शायद एप्पल्स में आए हैं, उनका एक एप्पल ऑर्चार्ड है, उन्होंने एप्पल में मोनोपोली बनाने की कोशिश भी करी। रिलायंस ने बहुत सारी लैंड एक्वायर करी या उन्होंने लीज़ पे ली और उन्होंने लीज़ बेस्ड कल्टीवेशन पे करी। लेकिन जिस साइज़ में, जैसे क्योंकि बड़े कॉरपोरेट्स हैं, बड़े कॉरपोरेट्स बड़े तरीके से आते हैं मार्केट में, वो बड़े तरीके से आए अंदर, लेकिन सिमट के रह गए। जो सिमटने का एक ही कारण था कि किसानी एक ऐसा प्रोडक्ट है, किसानी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे एसी कैबिन में बैठ के ज्ञान देना आसान है, एसी कैबिन में बैठ के खेती करना मुश्किल है। खेती करने के लिए आपको तपती धूप में और हार्ड वेदर कंडीशंस में आपको जाना पड़ेगा। 1 एकड़ का है या 100 एकड़ का है, जब तक किसान खुद नहीं खड़ा, हुँ। तब तक वो किसान खेती नहीं कर सकता, उसमें सक्सेस होना मुश्किल है। सेम वेरिएशन जाता है कॉर्पोरेट्स को। ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेट्स ने कोशिश नहीं करी। कॉर्पोरेट्स ने अलग-अलग क्षेत्रों में कोशिश करी, भले वो केमिकल है, एविएशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेबी टेक्सटाइल है, हर जगह कॉर्पोरेट अंदर गया और कॉर्पोरेट अंदर जाके सक्सेसफुली उन्होंने ग्रो किया। लेकिन एग्रीकल्चर में कॉर्पोरेट अपने कॉर्पोरेट मॉडल से एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को जब उन्होंने देखा, तो उनको ये बहुत देर से समझ में आया कि अगर खेती में, अगर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में कॉर्पोरेट इन्फ्यूज़ करना है, हुँ, तो उसको उसके लिए खेती-बाड़ी वाले फार्मर्स की मैन पावर चाहिए। हुँ। टाई वाले बाऊ या हार्वर्ड पास आउट या एमबीएज या बीबीएज या मे बी जो ओवर क्वालिफाइड जो हुँ, आईवी लीग से जो आते हैं, वो हुँ। लोग इंडस्ट्री चला सकते हैं, कंपनी चला सकते हैं, लेकिन खेत चलाना उनके बस का नहीं है। आप रीज़न बता रहे थे कि अगर कॉर्पोरेट को ग्रो करना है फार्मिंग में तो उन्हें जो ग्राउंड लेवल के किसान हैं, उनसे कोलैबोरेट करना पड़ेगा। और अगर हम चाइना की बात करें, भारत के 1 साल बाद चाइना आज़ाद हुआ था, लेकिन आज अगर चाइना की हम बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या फिर कोई भी एजुकेशन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, हर चीज़ में चाइना इंडिया से आगे है। एग्रीकल्चर बेस्ड बात करें तो एग्रीकल्चर में भी आगे है। रीज़न क्या है, आप ये बता सकते हैं? पहली बात तो चाइना के फार्मर्स जो हैं, जो हुँ, चाइना के किसान हैं, उनकी अपनी ज़मीनें नहीं हैं। वो आज़ाद ज़रूर हुए, लेकिन वो आज़ाद होते हुए भी आज़ाद नहीं हुए। इंडिया में उनके पास अपनी ओनरशिप है ज़मीन के ऊपर। हुँ, चाइना के फार्मर्स के पास ओनरशिप नहीं है। जब इस बात से, भले वहाँ पर भी छोटे किसान हैं चाइना में, हुँ। पर उनके पास अपनी ज़मीन की ओनरशिप नहीं है। वो आगे अपनी लेगेसी में, जैसे यहाँ पे दादा के पास ज़मीन थी, वो पिता के पास आई, पिता से पोतों बेटे के के पास, पास हाँ। आई, बेटे के पास आई, एंड वही लेगेसी हाँ, चलती रही लेगेसी है ना। चल रही है। लेकिन चाइना में लेगेसी जैसी किसानी नहीं है। लेकिन अगर चाइना की बात करें, जैसा मैंने थोड़ा पढ़ा, जाना, तो वहाँ पर कॉर्पोरेट फार्मिंग का चलन है, मुझे ऐसा लगता है। आप बोल रहे हैं कि वहाँ छोटे-छोटे लैंड्स हैं, तो जो कॉर्पोरेट है, वो छोटे-छोटे लैंड्स के जो किसान हैं, उनको अप्रोच करती है। उससे एक बड़ा एरिया उन्होंने गैदर कर लिया और वहाँ पर जो उपजाते हैं, मतलब कोई भी फल, फ्रूट जो भी,
उपजाया उन्होंने, वो जो है डायरेक्टली फार्मर्स के जेब में जा रहे हैं, उनसे जो भी आय आ रहा है वो डायरेक्टली फार्मर्स के पास जा रहे हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ ये भी कि मान लीजिए वेदर का आपको नहीं पता है कि वेदर कब कहाँ पर किस तरीके से करवट ले ले, और जब धूप की ज़रूरत है तब बारिश हो जाए, बारिश की ज़रूरत है तब धूप पड़ जाए। तो वहाँ पर अगर ऐसा कुछ होता है तो जो सारा लॉस है वो कॉरपोरेट के ऊपर आता है, किसान के ऊपर नहीं। किसान पर इसकी मार जो है, किसान इसको नहीं झेल रहा है। तो आप कैसे ये चीज़ कह सकते हैं कि आज़ाद होकर के भी इंडिया में जो अगर बात करें तो आज़ादी मिलने के बाद आज़ाद होकर के भी वो आय नहीं मिल पा रहा है जो वहाँ पर किसी के अंडर में काम करने से मिल रहा है। आपने मेरे बोलने से भले आपने सारा चाइना का स्ट्रैटेजी आपने बोल दी है। हाँ। आपने बिल्कुल सही बोला कि चाइना के जो छोटे किसान हैं वो बड़े कॉर्पोरेट में मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जब कॉर्पोरेट छोटे फार्मर के साथ मिलने लगते हैं या जब मिले हैं, जब भी कोई पॉलिसी पास हुई है जिसमें कॉर्पोरेट ने फार्मर्स के साथ दोस्ती करने की कोशिश करी या फार्मर्स के साथ में वेंचर करने की कोशिश करी, उसको नाम दिया गया कि कॉर्पोरेट सरकार से मिलकर ज़मीनें हड़प लें। तो ज़मीन हड़पने का जो स्कैम था, आई मीन टू से ज़मीन हड़पने का जो र्यूमर फैलाया, ज़मीन हड़पने की जो बातें फैली, ज़मीन हड़पने का जो डर फैलाया हिंदुस्तान के किसानों में, उसने कभी कॉरपोरेट को अपना फाइनेंशियल सपोर्टर बनने ही नहीं दिया। इस डर से हिंदुस्तान के किसानों ने, इस डर से कॉरपोरेट्स को और बड़ी शक्तियों को, बड़ी फाइनेंशियल मसल्स को वेलकम ही नहीं होने दिया, इस डर से कि शायद वो हमारी ज़मीनें छीनने आए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। चाइना इस ऑप्शन के लिए ओपन था। चाइना के पास जो उनके वहाँ के किसान हैं वो ज़मीनें उनकी अपनी नहीं है, जैसे आपने ठीक समझाया। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने छोटे किसानों को ये परमिशन दी कि वो कॉरपोरेट से मदद ले सकते हैं, कॉरपोरेट के साथ में जॉइंट वेंचर कर सकते हैं, कॉरपोरेट के साथ में व्यापार कर सकते हैं, कॉरपोरेट्स को हक दे सकते हैं अपना प्रोडक्ट खरीदने का। वहाँ पे कॉरपोरेट्स, फार्मिंग वेंचरिंग कॉरपोरेट्स के लिए बहुत सारे विंडोज़ ओपन रखे। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ कॉरपोरेट को लेके जो डर फैलाया गया, इस वजह से कॉरपोरेट भी डर के पीछे हो गए और किसान भी डर के अपने अपने क्षेत्र में घुस गए। इसको हम बोलते हैं गोल्डन हैंडशेक, जो कॉरपोरेट और फार्मर के बीच में होता है। तो हमारे मतलब बदकिस्मती से हमारे हिंदुस्तान में गोल्डन हैंडशेक की प्रतिक्रिया होने ही नहीं दी गई बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स। बिकॉज अगर ये गोल्डन हैंडशेक होता है इंडिया में, हिंदुस्तान में अगर ये गोल्डन हैंडशेक होता तो फार्मर और कॉरपोरेट दोनों ग्लोबली बहुत परम चरम चूमते, बहुत तरक्की करते। आपको क्या लगता है, क्या रीजंस है जो कॉरपोरेट फार्मिंग जो है नहीं हो पा रही है, गोल्डन हैंडशेक यानी कि कॉरपोरेट और फार्मर के बीच नहीं हो पा रहा है, क्या है रीजन? गोल्डन हैंडशेक ना होने का बहुत बड़ा रीज़न ये है ना, क्योंकि अगर गोल्डन हैंडशेक होता है तो अभी खेती बाड़ी से 100 लोगों का फ़ायदा होता है, जिसमें आड़ती है, मंडी का यूनियन है, मंडी के इलेक्शंस हैं, मंडी के इलेक्शंस कन्वर्ट होते हैं पॉलिटिकल इलेक्शन से, मंडी के इलेक्शंस हैंडल करता है पॉलिटिकल पार्टीज हैंडल करती है, मंडी के जो प्रधान हैं, मंडी के जो लोग हैं वो अपने समाजों को हैंडल करते हैं। सो ये एक चेन है, ये ब्लॉक चेन की तरह काम करती है कि अगर किसान के पास लिबर्टी आ गई और उसका गोल्डन हैंडशेक हो जाता है, वो माल उगाता है और 100 रुपये की चीज़ 100 रुपये में कॉर्पोरेट को 100 रुपये में बेचता है, और 100 रुपये की चीज़ कॉर्पोरेट 200 या 300 रुपये में बेचता है। वो जो मर्जी एंड यूज़र को बेचे, हो सकता है इससे थोड़ा सा हो सकता है कि मार्केट के वैल्यूएशन शायद बदले अगर कंप्लायंस ना हो, लेकिन फार्मर को जो फ़ायदा होना है, जो 100 रुपये मिल रहे हैं, उसको वो पूरे 100 रुपये मुहैया कराए जाते हैं। लेकिन जब भी गोल्डन हैंडशेक नहीं होता तो 100 रुपये की चीज़ 2 रुपये में बिकती है, और वो 2 रुपये का जो खरीदार होता है वो लोकल आड़ती, लोकल मंडी वाला, लोकल कंसल्टेंट, लोकल कमीशन एजेंट, लोकल लाइजनर, लोकल मंडी, लोकल मतलब जो भी, मतलब आपने जो ब्लॉकचेन की बात की, बेसिकली अगर गोल्डन हैंडशेक होता है तो ब्लॉकचेन जो है वो खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर गोल्डन हैंडशेक होता है, मतलब अगर गोल्डन हैंडशेक होता है, वो टाइट वाटर टाइट कंप्लायंस के साथ होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ होता है, अगर उसमें एक प्रतिक्रिया पूरी की जाती है, प्रतिक्रिया लॉक की जाती है, उस प्रतिक्रिया के तहत अगर ये गोल्डन हैंडशेक होता है, तो आज का फार्मर, मतलब जो गरीब फार्मर है, वो भी शायद एक बड़ी गाड़ी में और पक्के मकान में रह सकता है, उनके बच्चे भी अच्छे स्कूल में जा सकते हैं। अगर गोल्डन हैंडशेक होता है तो जैसा आपने बताया उसके हिसाब से किसानों की आय में वृद्धि होगी, उनका विकास होगा, उनके फैमिली आगे बढ़ेगी। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कॉरपोरेट फार्मिंग को यूथ को बढ़ावा देना चाहिए या नहीं? क्या जो यूथ, बहुत सारे ऐसे यूथ हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगी,
बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो एग्रीकल्चर की तरफ अपना योगदान निभाना चाहते हैं, लेकिन उनको शायद ऐसा कुछ ऑफर नहीं मिलता या कोई ऐसी पॉलिसीज़ नहीं मिलती जिसकी वजह से वो कदम पीछे कर लेते हैं। अगर कॉर्पोरेट फार्मिंग आता है तो यूथ किस तरीके से इसमें अपना अगर योगदान। कॉर्पोरेट फार्मिंग आती है तो यूथ अपने आप ही इस तरफ अट्रैक्ट होगा, बिकॉज बहुत सारे यूथ ऐसे हैं जो फार्मिंग की अहमियत समझते हैं। बहुत सारे यूथ ऐसे हैं जो अपने अमेरिकन सिटीज़नशिप को या ये ब्रिटिश सिटीज़नशिप को छोड़ के इंडिया आए हैं। वो अपने बाप दादाओं की ज़मीनों पे काम करना चाहते हैं। जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं वो उनके कमाए हुए पैसों से ज़मीनें खरीद के उस पे ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं, उस पे ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। ये तब पॉसिबल है बिकॉज वहाँ पे शिक्षा लेकर आए। शिक्षा लेकर आने के बाद में अपनी ज़मीन की महत्वता समझी, यहाँ के किसानगिरी की महत्वता समझी, फार्मिंग की महत्वता समझी और इस इम्पोर्टेंस को समझने के बाद में उन्होंने एग्जीक्यूट। अगर आज आप गूगल उठा के देखो तो पहले किसान दिखता नहीं था। अगर आज की बात करो तो जो हम कृषि की बात करते हैं या फार्मिंग रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो आपको गूगल के पहले 1000 पन्ने मिल जाएंगे जिसमें हर पन्ने में एक नई स्टोरी है कि वहाँ से लंदन से कोई आया, उसने ज़मीन खरीदी, अपने ब्योंत के हिसाब से उसने 10 एकड़ ली, 50 एकड़ ली, उसने खेती बाड़ी करी और उसको क्योंकि उसने खेती बाड़ी करी, प्रोडक्ट पैदा किया, उसने क्या सीख कर आया, उसको वो बेचना सीख के आया। अगर वो कैम्ब्रिज से आया या अमेरिका से आया तो वो मार्केट को बेचना सीख के आया, वो मार्केट को इवेल्युएट करना सीख के आया, वो ये सीख के आया कि मेरा प्रोडक्ट की वैल्यू कहाँ मुझे मिल सकती है। अभी हाल के दिनों में क्या अगर कोई किसान चाहे कि वो कॉर्पोरेट फार्मिंग करे, डायरेक्टली जाकर के कॉर्पोरेट के साथ हाथ मिलाए, तो ये पॉसिबल है? एक फार्मिंग का कॉर्पोरेट से बात करना पॉसिबल नहीं है और अगर जाएगा तो कॉर्पोरेट उसको एंटरटेन नहीं करेगा। ये एक कस्बा या एक पूरा का पूरा क्षेत्र अगर मिल के जाए और ख़ास करके ये इसलिए भी पॉसिबल नहीं कि वहाँ का जो लोकल लीडर है, जो किसानी लीडर होगा, उसके हाथ से बाजी चली जाए। किसानी एक कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन का नाम है। अगर आप कंसिस्टेंट हो, डिसिप्लिन हो, राइट, जो सवाल है वो एक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की बात की है। अगर डिसिप्लिन है, अगर आप रोज़मर्रा की जो डिसिप्लिनरी लाइफ जीते हो और कंसिस्टेंसी से काम करते हो और मार्केट पे फोकस रखते हो, आप ये देखते हो कि मार्केट किस चीज़ की है, भेड़ चाल नहीं लगाते। ज़रूरी नहीं है कि अगर आज 500 एकड़ ने अगर टमाटर लगाए हैं तो वो भी टमाटर लगाए। अगर पिछले साल आलू का भाव अगर ऊंचा था तो इस बार वो आलू, ये ज़रूरी नहीं है कि भेड़ चाल है। किसी ने बोली कि आज तू आलू लगा, तू प्याज लगा, प्याज के भाव बहुत ज़्यादा हों, बहुत ज़्यादा मंडी में रेट है, वो लोग मारे जाते हैं। लेकिन जो लोग अपना प्रिपरेशन कर लेते हैं, जो लोग अपना रिसर्च करते हैं, अपनी रेकी करते हैं, 3 महीने पहले ही मार्केट की रिसर्च कर लेते हैं, थोड़ा सिस्टम पे काम कर लेते हैं और कुछ गवर्नमेंट की कुछ ऐसी एग्रीकल्चर वेबसाइट्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिससे आपको सारे मंडियों के भाव और उसका पैटर्न नज़र आता है कि इस पैटर्न में ये भाव बिका, इस जगह पे ये चीज़ ये भाव बिकी। अगर आप थोड़ा सा भी अपना होमवर्क करते हो, उसके बाद अगर अपनी खेती बाड़ी करते हो तो जो आपको फ़ायदा 10 लाख का होना है वही फ़ायदा आपका 60% बढ़ के 16 लाख का होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज एक बार फिर से हमने जाना कि इंडिया में कॉर्पोरेट फार्मिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन कॉर्पोरेट फार्मिंग की जगह किस तरीके से किसान अपने आप को आगे बढ़ा सकता है, विकास हो सकता है किसान का और उनकी आय में वृद्धि हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ढेर सारा शेयर दें। थैंक यू।